दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में आज केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच में जिरह हुई। और आज यही हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बाबरी कांड में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इसमें देरी पर चिंता भी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए आरोपियों का संयुक्त ट्रायल भी चलाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य को दोषमुक्त पाया था। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। तो इस मामले को चुनौती भी दी गई है। उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित बाबरी कांड आपको ध्यान ही होगा। यहां पर आरोपियों पर मुकदमा चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इतनी देरी होने पर चिंता भी जाहिर की है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए आरोपियों का संयुक्त ट्रायल भी किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री और जल संसाधन मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य को दोष मुक्त पाया था। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगा। बहुचर्चित बाबरी कांड में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला 22 मार्च को सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इतनी देरी होने पर चिंता भी जाहिर की है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए आरोपियों का संयुक्त ट्रायल भी चलाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य को दोषमुक्त पाया था। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अब 22 तारीख को इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। 22 मार्च को कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा ये पूरा मामला वहीं सिख विरोधी दंगों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जांच के संबंध में अब सुझाव मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। मामले की अगली सुनवाई अब 24 मार्च को की जाएगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि वो इन दंगों से संबंधित जांच और कोर्ट में चल रहे केसों की ट्रायल से संबंधित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। उधर गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका लगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने या फिर आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि हमने सिर्फ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे। हमने न तो गिरफ्तारी के आदेश दिए और न ही वारंट जारी किए। अगर निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए तो गायत्री प्रजापति कोर्ट में जाकर इससे चुनौती दें। कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वो जमानत या फिर किसी भी तरीके के कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया हमारे एप्लीकेशन पे आज दैट वो सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का। एंड दोनों जो पार्टीज हैं, विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज, अलेज्ड अक्यूज, वो दोनों जो भी अपने राइट्स अवेलेबल हैं कानून में वो सारा अपना एजिटेट कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स में जहां पे भी अवेलेबल हैं उनके। एक एप्लीकेशन थी इस बात के लिए कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना पुराना ऑर्डर किया था एफआईआर दर्ज कराने का, उसको वापस ले लिया जाए, उसको बदल दिया जाए। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उसमें कोई उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं किया है और उनकी जो ये गुजारिश थी कि पुराना वाला ऑर्डर एफआईआर दर्ज करने का वो खत्म कर दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। या तो गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका लगा है। क्या कुछ आज हुआ इस पूरे मामले को लेकर सत्यार्थ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं। सत्यार्थ, और क्या कुछ कहा गया है माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से? हालांकि मुश्किलें तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की बढ़ती हुई जा रही हैं और जो सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर आपको जमानत के लिए पहुंचना है तो आप ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं जाते?
सुनवाई करते हुए पूरी तरह से गायत्री प्रजापति को स्टे देने से मना कर दिया। अरेस्ट पे जो स्टे उन्होंने मांगा था उसको पूरी तरह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को आप जो पॉलिटिकल कलर देना चाहते हैं वो मत दीजिए, और हम किसी भी तरह का ऑर्डर जो हमने प्रीवियस ऑर्डर दिया था आपको अरेस्ट करने का, उसको किसी भी तरह का उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहते हैं। और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू मॉडिफाई एनी ऑर्डर। नहीं, क्या तर्क रखे गए थे? सत्यार्थ गायत्री प्रजापति के अधिवक्ता की तरफ से माननीय सर्वोच्च अदालत के सामने। जी, गायत्री प्रजापति के अधिवक्ता की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ कंटेंशन जो दी गई, उनकी तरफ से एक कंटेंशन थी कि गायत्री प्रजापति एक मंत्री हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते हैं, और अभी वो चुनाव इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा उन्होंने कुछ प्ली लेने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि वो एक अपराधी है फिलहाल, क्योंकि उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो चुकी है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, जो कि वो भाग रहे हैं, अरेस्ट से भाग रहे हैं। बिल्कुल सत्यार्थ, गायत्री प्रजापति की अगर बात की जाए तो सर्वोच्च अदालत की तरफ से निर्देश जरूर दिए गए थे FIR दर्ज करने के, लेकिन गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया जा चुका है। कितनी राहत मिल सकती है अगर गायत्री प्रजापति के अधिवक्ता पहुंचते जमानत के मसले पर ट्रायल कोर्ट? क्या संभावनाएं बनती नजर आ सकती हैं? जी, अगर एडवोकेट उनके ट्रायल कोर्ट जाते हैं तो हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट इस पे कुछ समझौता करे, लेकिन जो उनके खिलाफ रेप के चार्जेस है, गैंग रेप के चार्जेस है, तो चार्जेस को देखते हुए नहीं लगता है कि उनको कोई भी रिलीफ वहां से मिल सकता है ट्रायल कोर्ट से। बिल्कुल सत्यार्थ, जिस तरह से गायत्री प्रजापति की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई तो नजर आ रही हैं और अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट भी क्या कुछ आदेश कर सकता है? जैसा हम लगातार संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि अब माननीय सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर आपको जाना है तो ट्रायल कोर्ट आप जा सकते हैं जमानत के लिए। एक तरफ गैर जमानती वारंट है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ सकती हैं? जी, जो संभावनाएं जो बन रही है उनको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि गायत्री प्रजापति ने अभी तक कोई भी कोर्ट का ऑर्डर या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि FIR उनके खिलाफ लॉन्च हुई। अगर वो अरेस्ट भी किए जाते तो फिर एक कुछ रीजन बनता था कि अगर एक बार बेल के अप्लाई किया था तो वो शायद कोर्ट उनको कुछ कंसिडर करती, कोई मैटर उनका कंसिडर करती कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते हैं या इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने ऑर्डर, कोर्ट का कोई भी ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया और वो लगातार अरेस्ट से भाग रहा है। तो ये सब देखते हुए ट्रायल कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो उनको कोई रिलीफ दे। नहीं सत्यार्थ, क्या पक्ष रखा गया था गायत्री प्रजापति के वकील की तरफ से सर्वोच्च अदालत के सामने कि आखिर क्यों वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों फरार हैं, सरेंडर क्यों नहीं करते? इस बाबत कोई जवाब दिया गया अधिवक्ताओं की तरफ से? कोर्ट ने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोर्ट ने सीधे कहा कि आपको जो ऑर्डर किया गया था, आपने FIR लॉन्च की है, पुलिस से कहा तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए और गायत्री प्रजापति को अरेस्ट करिए। उनका कोर्ट का सीधा सा अपना एक जो कंटेंशन था वो ये था, और उन्होंने कहा कि आपके पास लीगल रेमेडी जो भी है वो आप निचली अदालत में जाइए, हमारे पास आपके लिए कोई भी रेमेडी नहीं है, ना ही आपको कोई मना करते हैं कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल मत करिए, जो भी अधिकार। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया सत्यार्थ इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोहरा झटका गायत्री प्रजापति के लिए। वहीं गायत्री के एक साथी ने आलमबाग में पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, यानी आत्मसमर्पण कर दिया है। और शिराज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। शिराज, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। साथ ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबाव भी पुलिस पर बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? इसमें जो ये गैंग रेप हुआ था, इसमें गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों के ऊपर आरोप लगाया था पीड़ितों ने। उसी में से एक चंद्रपाल था जो कि सरकारी गनर था इनका, गायत्री जी का। आज इसने CO आलमबाग के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। आज अपने आप को उसने दिखाया, अपने जो सरकारी असला मिला हुआ था उसके साथ वो CO आलमबाग जो इस केस की विवेचक भी है अमिता सिंह, उनके सामने आते उसने समर्पण किया। साथ ही साथ पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर गायत्री और बाकी साथी कहाँ है। इस विषय में अभी हमारी CO आलमबाग से बात हुई है अमिता सिंह से, जो इस केस की विवेचक भी है। उनका कहना था कि हम जल्द से जल्द बाकी भी आरोपियों को अरेस्ट कर लेंगे और जल्द ही जल्द सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया शिराज इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अब बात करेंगे उपहार सिनेमा अग्निकांड की, जिसमें 1 साल कैद की सजा पाए गोपाल अंसल की याचिका पर सुनवाई अब 8 मार्च को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई वही बेंच करेगी जिसने सजा सुनाई। गोपाल अंसल को 9 मार्च को सरेंडर करना है। गोपाल ने याचिका दायर कर कहा कि उनके भाई सुशील अंसल को इस मामले में
स्वास्थ्य के आधार पर राहत दी गई है, इस लिहाज से उनको भी वैसे ही राहत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मामले की तुरंत सुनवाई के लिए लिस्टिंग से ही इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 1996 में उपहार सिनेमा में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी पाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई, जबकि सुशील अंसल को उनके स्वास्थ्य के आधार पर राहत दे दी गई थी। और वही नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आज नोटिस भेजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा कि क्यों ना पुराने नोट बदलने की समय सीमा सभी के लिए 31 मार्च कर दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी कर 10 मार्च तक जवाब भी मांगा है। कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि पहले प्रधानमंत्री और आरबीआई ने घोषणा की थी कि जो लोग किसी भी वजह से पुराने नोट जमा नहीं करा पाए हैं, 31 मार्च तक आरबीआई में वो रुपए जमा करा सकते हैं। लेकिन बाद में ये सीमा 30 दिसंबर 2016 तक ही सीमित कर दी गई, जबकि 31 मार्च 2017 तक ये छूट एनआरआई को ही दी गई। 30 दिसंबर को ही भारत सरकार ने एक नया ऑर्डिनेंस निकाल दिया। उस ऑर्डिनेंस में कहा कि जिन कैटेगरी को वो नोटिफाई करेंगे वही कैटेगरी के लोग, भारतीय नागरिक, 31 मार्च तक पैसा जमा कर सकते हैं आरबीआई में। जो उन्होंने केवल विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक या एनआरआई को ही नोटिफाई किया है। इस पर प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को पत्र भी लिखे गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहां आज रिट लगाई गई कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम के संदेश के हिसाब से ये पैसा 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और उधर बिहार में गया के छात्र आदित्य सचदेव की हत्या के आरोपी जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की जमानत के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। यानी अब रॉकी यादव की जमानत रद्द हो चुकी है और उसे जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वो 6 महीने में ट्रायल पूरा करें। 28 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए रॉकी यादव की जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी और रॉकी को सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने रॉकी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। अब बात करेंगे केस ऑफ द डे की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में आज केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच में जेर हुई। हाईकोर्ट में जेटली की इस याचिका के खिलाफ जेठमलानी केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं। आज हुई सुनवाई में उन्होंने अरुण जेटली से जेरा की। पिछली सुनवाई में अरुण जेटली ने अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ सबूत भी पेश किए थे। जेटली, केजरीवाल ने जानबूझकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की। जेठमलानी, मुकदमा दायर करने में उन्हें 1 हफ्ते का वक्त क्यों लगा? जेटली, वो कई दिनों तक केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते रहे थे। जेठमलानी, इन आरोपों से उन्हें क्या आर्थिक नुकसान हुआ? जेटली, उनके सम्मान की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी की बयानबाजी से उन्हें मानसिक आघात जरूर पहुंचा था। जेठमलानी, प्रतिवादियों के 5 दिन के बयानों पर आपने मुकदमा दायर किया। 1, 2, 3, 4, 5। जेटली, कई दिनों तक प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए बयानों के आधार पर जेटली के वकील, आप चिल्लाइए नहीं, आपका सवाल क्या है? जेठमलानी, पहले मुस्कुराना सीखिए, मैं आपका कानून का शिक्षक नहीं हूं। जेठमलानी, क्या आपको 7 दिन बाद पता चला कि आपको हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती और आपने 7 दिन बाद मुकदमा दायर किया? जेटली, ये आरोप मीडिया और संसद में और दिल्ली विधानसभा में लगाए गए थे। जो इनका समर्थन कर रहे थे उन्होंने मेरे इनकार पर ध्यान नहीं दिया। तब ये स्पष्ट हो गया कि ये अपूरणीय नुकसान हो गया है। जेठमलानी, मामला दर्ज करने से पहले आपने ये कैसे जान लिया? क्या आप बता सकते हैं कि मुकदमा दायर करने से पहले आपने या किसी और ने गंभीर प्रयास किया? जेटली, मेरे इनकार गंभीर थे। मेरा मानना है कि मेरी हैसियत और पृष्ठभूमि और इज्जत के हिसाब से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। जेठमलानी, दूसरे शब्दों में यह आपकी हैसियत, पृष्ठभूमि और इज्जत के हिसाब से निजी विचार थे जिनकी भौतिक तौर पर भरपाई
नहीं हो सकती थी। जेटली, मेरी हैसियत के बारे में मेरी राय मेरे मित्रों, शुभ चिंतकों, जानने वालों और मीडिया में प्रकाशित विचारों पर आधारित है। जेठमलानी, आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, यानी आपको ना तो पैसे का नुकसान हुआ और ना ही आमदनी पर असर पड़ा। जेटली, मेरी इज्जत को हुए नुकसान को पैसों के हिसाब से तोला गया। जेठमलानी, क्या आपने संबंधित कागजात जमा किए? जेटली, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। जेठमलानी, तो मैं अपना सवाल कैसे पूछूं? ये लोग जिरह के बारे में कुछ नहीं जानते और मेरे सवाल पूछने पर चिल्लाने लगते हैं। जेटली जी, मेरी सहज बुद्धि को चुनौती मत दीजिए। मैं आपसे उन कागजातों के बारे में पूछ रहा हूं कि शिकायत दर्ज करने से पहले आपके पास थे। जेटली, मैंने उन्हें पैरा 5 में उल्लेखित किया है और ये रिकॉर्ड पर है। जिरह के दौरान शोरगुल होने पर जेठमलानी ने कहा कि मैं शांत स्वभाव का इंसान हूं और इससे नहीं संभाल सकता। उन्होंने कोर्ट से हंगामा शांत करवाने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहां तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में आज केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच में ये जिरह हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ चंदन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं। चंदन, और क्या कुछ तर्क वितर्क किए गए, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट के जरिए तो सुना है कि किस तरह की जिरह हुई है, इसके अतिरिक्त और क्या कुछ हुआ है? जी, उसके अतिरिक्त ये बोला गया था कि ये आपका जो सूट है, ये डिफेमेशन का सूट आपने लगाया है कि रिकवरी ऑफ मनी का सूट लगाया है, क्योंकि इंडिया में डिफेमेशन मतलब क्रिमिनल डिफेमेशन होता है। ये किसी कॉज के थ्रू अराइज होता है कि आपका एक कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो और आपको किसी ने किसी तरीके से ट्रीट किया हो, मिसट्रीट किया हो, तो आप एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर सकते हो। उन्होंने कोर्ट से पहले तो ये आग्रह किया कि वो इस प्लेन को पूरा का पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, लेकिन उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने काफी सवाल जवाब पूछे। उस सवाल जवाब में उन्होंने ये भी पूछा कि आपको किस तरह से हानि हुई है, आपको मॉनिटरी हानि हुई है कि आपकी इनकम की हानि हुई है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर आपकी मॉनिटरी हानि हुई है तो किस तरह की हुई है। तो उन्होंने इसमें फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बताया गया कि उनको कोई मानहानि मॉनिटरी रूप से सीधे सीधे डायरेक्टली तो नहीं हुई है, लेकिन उनको जो मेंटल एगनी और मेंटल प्रेशर हुआ है उस तरह से उनकी एक हानि हुई है। बिल्कुल, पिछली सुनवाई में जेटली ने अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ सबूत भी पेश किए थे, जिस पर भी शायद कुछ सवाल किए गए थे वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी की तरफ से। उस पर क्या कुछ कहा गया सबूतों को लेकर? जी, जेठमलानी सर ने उनसे पूछा कि अगर आपने जो इसमें सबूत और जो भी आपने इसमें गवाह, आपने डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस इसमें जमा किए हैं, उसके बारे में बताया जाए। उसके बारे में उन्होंने जब उनसे पूछा तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से बताया गया कि वो सारे के सारी चीजें रिकॉर्ड में है। तो इसमें जेठमलानी सर ने उनसे बोला कि आप फाइल के अंदर से उसको आइडेंटिफाई करिए और डेट वाइज उसको आइडेंटिफाई करके कोर्ट के सामने रखिए, जो फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अपने डेट वाइज और आइडेंटिफाई करने के बाद कोर्ट के सामने रख दिया। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंदन इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 10 साल से पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के आदेश में बदलाव की याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली में डंपिंग ग्राउंड की जांच के लिए दिल्ली के शहरी विकास सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और संबंधित नगर निगम के चीफ इंजीनियर शामिल होंगे। ये टीम मौके का आज ही मुआयना कर विस्तृत रिपोर्ट देगी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि डीजल वाहनों से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि दिल्ली और आसपास के कूड़े के ढेर जलाए जाने से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। एनजीटी ने यह भी कहा कि कूड़े को जलाए बिना भी तमाम तरह की गैस निकलती है जो प्रदूषण को फैलाने का काम करती है। ट्रिब्यूनल में सुनवाई में दिल्ली सरकार और संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों को भी अपनी दलील रखने को कहा गया। अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होनी। तो एनजीटी ने जांच के लिए समिति बनाई है। दिल्ली में डीजल वाहनों पर रोक लगाने से जुड़ा ये पूरा मामला 10 साल से पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के आदेश में बदलाव की याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली में डंपिंग ग्राउंड की जांच के लिए दिल्ली के शहरी विकास सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और संबंधित नगर निगम के चीफ इंजीनियर शामिल होंगे। ये टीम मौके का मुआयना आज से ही शुरू करेगी और इसके बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी एनजीटी को सौंपेगी। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि डीजल वाहनों से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि दिल्ली और आसपास कूड़े के ढेर जलाए जाने से प्रदूषण ज्यादा होता है। एनजीटी ने भी कहा कि कूड़े को जलाए बिना भी तमाम तरह की गैस निकलती हैं जो प्रदूषण को फैलाने का काम करती हैं।
ट्रिब्यूनल ने सुनवाई में दिल्ली सरकार और संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों को भी अपनी दलीलें रखने को कहा है। कामरान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं कामरान, और क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर कहा गया? समिति का गठन तो हो गया, कब तक अपनी ये विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है समिति को? जी, इनको 3 दिन के अंदर ही पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी के बारे में, और उनको ही बताना पड़ेगा कि क्यों जो ऑर्डर्स अर्लियर ऑर्डर्स थे एनजीटी के ट्राइब्यूनल के, उनको इन लोगों ने क्यों कंप्लाई नहीं। ट्राइब्यूनल 2-3 केसेस अगर आप देखिए, मित्रा एक पटेल है, कुदरत संजू है, जिससे म्यूनिसिपल जलाने पे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, इस तरह का ऑर्डर ट्राइब्यूनल निकाल चुका है, पर फिर भी खबरें ऐसी आ रही हैं और ट्राइब्यूनल को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ट्राइब्यूनल अब कमेटी को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं। चलिए, यानी कि जब 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी कामरान, तब विस्तृत रिपोर्ट के साथ पेश होना होगा इन सदस्यों को जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उधर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत में पेश न होने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच नाराज है। लखनऊ सीजेएम और एसएसपी को 7 मार्च को तलब किया गया है। जल निगम के इंजीनियर की बर्खास्तगी के मामले में उन्हें तलब किया गया है। वारंट तामील नहीं होने पर उनसे जवाब भी मांगा गया है। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं आजम खान, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल अदालत में पेश न होने के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आजम खान से खफा है। लखनऊ सीजेएम और एसएसपी को 7 मार्च को तलब भी किया गया इस पूरे मामले को लेकर। जल निगम के इंजीनियर की बर्खास्तगी के मामले में ये तलब किया गया है। वारंट तामील नहीं होने पर जवाब भी मांगा गया है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।